हेलो हेलो माइक चेक। हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। ये है लेक्चर नंबर 5, यूनिट 3, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अभी हम हैं यूनिट 3 पर, जिसके 4 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये चारों। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, फिक्शन इन मॉडर्न एज। कल हमने विक्टोरियन एज तक का फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी पढ़ा था, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। फिक्शन इन मॉडर्न एज में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें आएंगी आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न एज का फिक्शन, जो चलेगा 1910 से 1945 तक, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्शन इन मॉडर्न एज। फिक्शन फ्रॉम 1910 टू 1945, ये जो फिक्शन है 1910 से 1945 तक जो लिखा गया है, इनकम्पासिंग द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बीच की एक दुनिया है, क्योंकि पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू होगा, 1910 से ये माना जा रहा है, तो ये दो वर्ल्ड वॉर के बीच का दौर हुआ। इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट हुए फिक्शन में। एक शिफ्ट देखने को मिला अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म्स, और जो पारंपरिक कहानी कहने के तरीके थे, राइटर्स ने उनसे दूरियां बनाई। द chaos एंड upheavals ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड की अराजकता और उपद्रव ने, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शामिल है, वो ग्रेट डिप्रेशन का दौर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच का दौर था, एंड द राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजाइम्स, और पूरी दुनिया में जिस तरह से हिटलर शाही वाले देशों का जन्म हो रहा था। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक छत्र शासक, एक आदमी के चलते, जहाँ पर इस तरह के कई देश उभरे, हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। इन सभी चीज़ों का लिटरेचर पर बहुत बड़ा असर हुआ। और पता नहीं मैंने आपको ये बात पहले कभी बोली है नहीं बोली है, मॉडर्न लिटरेचर मेरा पर्सनल फेवरेट लिटरेचर है, एज अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी। ठीक है, रियलिज्म, ठीक है, एथिज्म, और 2-4 चीज़ें जो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। मतलब इसका लिटरेचर सीधा दिमाग को चोट करता है, एकदम दिमाग को। मॉडर्निस्ट राइटर्स इमर्ज एज द की फिगर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। जो मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं वो इस ज़माने में मुख्य फिगर्स के रूप में उभरे। एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्निक्स, नई नई तकनीकों को एक्सप्लोर किया राइटिंग में। चैलेंजिंग प्रीवियस लिटरेरी कन्वेंशंस, और जो पुराने लिटरेरी कन्वेंशंस थी, परंपराएं थी, उनको चैलेंज किया। बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ध्यान से सुनिएगा। की फीचर्स एंड ट्रेंड्स ऑफ फिक्शन, 1910 और 1945 के बीच में वो कौन कौन से फीचर्स थे, वो कौन कौन से ट्रेंड्स थे जो फिक्शन में चल रहे थे। सबसे पहला था मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। पहला,
break from realism. Modernist writers distance themselves from the 19th century realist tradition. बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये. जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, इन्होंने अपने आप को दूर किया वो जो 19वीं शताब्दी का विक्टोरियन एरा का रियलिस्ट ट्रेडिशन था, वो जो रियलिस्ट परंपरा थी. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल रियलिटी, अब इन्होंने बाहरी रियलिटी दिखाना शुरू किया. अब इसको इस तरह से याद मत रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं एग्जाम में जहां पर आप गलत आंसर लगाकर आ जाएंगे. ये मत समझिएगा इस पॉइंट से कि इन्होंने रियलिज्म को छोड़ दिया था मॉडर्निस्ट राइटर्स. नहीं, रियलिज्म को नहीं छोड़ा था. रियलिज्म पर तो लिख रहे थे ये, ठीक है, सीहा हकीकत दिखा रहे थे समाज की, बट एक्सटर्नल रियलिटी. विक्टोरियन पीरियड के राइटर्स की तरह जो इंटरनल रियलिटी थी किरदारों की, जो वो अपने आप से जूझ रहे थे, जैसे कि शार्लेट ब्रॉन्ट अपने किरदारों के साथ कर रही थी, जैसे चार्ल्स डिकेंस अपने किरदारों के साथ कर रहे थे, वो नहीं. इनका फोकस था एक्सटर्नल रियलिटी पर. दे एक्सप्लोर्ड सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस. इन्होंने सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस पर फोकस किया, उसको एक्सप्लोर किया. और जो इनर साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं किरदारों के मन मस्तिष्क में, ऐसे किरदार लिखे गए मॉडर्निस्ट लिटरेचर में जो डीप साइकोलॉजिकल स्थितियों से गुजर रहे थे. ठीक है, तो मॉडर्निज्म में पहला ब्रेक फ्रॉम रियलिज्म. दूसरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. पहले भी जिक्र इस शब्द का हो चुका है ड्रामा और पोएट्री में, तो ध्यान से सुनिएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में. A narrative technique used to present a character's thoughts directly. Stream of consciousness किसे कहते हैं? ये कहानी कहने की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी किरदार के थॉट्स को प्रेजेंट करने में डायरेक्टली, ऑफन इन अ फ्रेगमेंटेड नॉन लाइनियर फैशन. ये जो विचार किसी किरदार के प्रस्तुत किए जाते हैं आपके और मेरे सामने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के तहत, उसमें वो विचार मोस्टली फ्रेगमेंटेड होते हैं, अंशों में बटे हुए, और नॉन लाइनियर फैशन में होते हैं. वो किसी एक लाइन में नहीं चलते. ठीक है, कभी बुढ़ापे के बताएंगे, कभी जवानी के, कभी बचपन में ले जाएंगे. ऐसे नहीं कि पहले बचपन फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, नहीं. दिस स्टाइल इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय जेम्स जॉयस. इसको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं जेम्स जॉयस की यूलिसिस से, जो 1922 में लिखी गई थी, और वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलावे से, जो 1925 में लिखी गई. इसके अलावा इन्हीं का टू द लाइट हाउस 1927. ये 3 नॉवेल्स बेहतरीन एग्जाम्पल हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, जिसमें किरदारों के जो आंतरिक विचार हैं उनको आपके और मेरे सामने डायरेक्टली रखा जाता है, ना कि घुमा फिराकर. तीसरी चीज है मॉडर्निज्म में फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े. फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़े, फ्रेगमेंटेशन. मॉडर्निस्ट नॉवेल्स ऑफन अबैंडन लाइनियर स्टोरी टेलिंग. मॉडर्निस्ट नॉवेल्स ने वो जो लाइनियर स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, कहानी कहने का जो सीधा सीधा तरीका है, उसको छोड़ा. एंड इंस्टेंट एम्ब्रेस्ड फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स. बल्कि उन्होंने गले लगाया टूटे हुए स्ट्रक्चर्स को, दैट मिरर्ड द डिसजॉइंटेड नेचर ऑफ रियलिटी. जो दरअसल हकीकत दिखा रही थी वो अलग थलग नेचर जो है ना रियलिटी का. रियलिटी सीधी सीधी नहीं है, रियलिटी बहुत उबड़ खाबड़ है, फ्रेगमेंटेड है रियलिटी. उसी रियलिटी को दिखाने के लिए राइटर्स जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल करते थे, टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे. वो टुकड़े रियलिटी के जो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में बदल रहे थे. राइटर्स जैसे कि टी.एस. इलियट अपनी पोएट्री द वेस्टलैंड में ऑल्सो एम्ब्रेस दिस फ्रेगमेंटेशन. उन्होंने इसी फ्रेगमेंटेशन को एम्ब्रेस किया है. इसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो किसी भी नॉवल को जब हम पढ़ते हैं, जैसे विक्टोरियन नॉवल का उदाहरण ले लेते हैं. विक्टोरियन नॉवल में कल हमने एक नॉवल का जिक्र किया था, जेन आयर, शार्लेट ब्रॉन्ट का एक नॉवल. जेन आयर में जेन की कहानी है. पैदा हुई एक रूढ़िवादी परिवार में, ठीक है, सौतेली माँ ने बहुत सताया, फिर एक स्कूल में चली गई, वहाँ पर बहुत बुरी जिंदगी जी, ठीक है, वहाँ से बाहर निकली, एक टीचर बनी, गवर्नेंस बनी, प्यार हुआ, ठीक है, खैर वो प्यार परवान नहीं चढ़ पाया, कहीं और पहुंची, ठीक है, जिंदगी में और कुछ हुआ, वापस उस प्यार के पास आई. यानी जो कहानी है ये लाइनियर चल रही है, बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक, जिसको हम क्या कहते थे विक्टोरियन एज में, इसकी थीम में हमने पढ़ाया था
कमिंग ऑफ एज, है ना, ये वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन एज का, कमिंग ऑफ एज। यहाँ नहीं ऐसा, ये नॉन लाइनियर लिखते हैं, ये फ्रेगमेंटेड लिखते हैं। अगर ये मॉडर्निस्ट राइटर जेन आयर लिखते तो पता कैसे लिखते, सबसे पहले बुढ़ापा दिखाते उसका, या जवानी से शुरू करते, फिर जवानी में भैया मेमोरी से बचपन दिखाते, ठीक है, फिर अचानक से बुढ़ापे की कोई किस्से दे देते। फ्रेगमेंटेड लिखते हैं ये, ठीक। दूसरा की फीचर भैया एलिनिएशन एंड डिसइल्यूजनमेंट। ओह थैंक यू करुणा। देखो भैया आपको याद नहीं रहा, करुणा को याद रहा। तो एलिनिएशन एंड डिसइल्यूजनमेंट अभी बढ़ाते हैं, ठीक है। न्यूगेट नॉवेल्स किसे बोलते हैं, एलिनिएशन एंड डिसइल्यूजनमेंट। अब ये क्या है, वही मॉडर्निस्ट लिटरेचर का फीचर, सुनिएगा। देखो, द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लेड टू वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के हॉरर्स आए सामने लोगों के, वो मारकाट देखी, भयावह मारकाट थी भाई, वो भयावह। उससे पहले मॉडर्न इतिहास में इतनी मारकाट तो कहीं हुई नहीं थी पूरी दुनिया में। लेड टू वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट, पूरी दुनिया में भ्रम टूटे लोगों के, ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ जो भ्रम थे, जो परंपराओं के भ्रम थे, कि हम अगर इन परंपराओं पर चलते रहेंगे, ठीक है, तो जिंदगी शांत रहेगी। राजा को राजा मानते रहो, ईश्वर को ईश्वर मानते रहो, चर्च के आगे सर झुकाते रहो, ठीक है, सरकारों को कुछ मत बोलो, तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। वो सारे भ्रम टूटे, विच इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर ऑफ द टाइम। और ये सारा रिफ्लेक्शन इस दौर के लिटरेचर में नजर आता है डिसइल्यूजनमेंट का, ठीक। थीम्स ऑफ एलिनिएशन, कई थीम्स पर लिखा गया, जैसे एलिनिएशन, अलग थलगपन। आप राइटर महसूस ही नहीं कर रहा कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं। लॉस एंड द सर्च ऑफ मीनिंग आर सेंट्रल, और मतलब खोज रहे हैं सब कि मतलब क्या है जिंदगी का, क्यों पैदा हुआ हूं मैं, करने क्या आया था, चाहता क्या हूं। ये सेंट्रल थे इन नॉवेल्स के। एक और इसी में एलिनिएशन और डिसइल्यूजनमेंट से जुड़ा हुआ, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड द लॉस्ट जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे, पढ़ेंगे इन्हें आगे। हेमिंगवेज वर्क सच एज द सन ऑल्सो राइजेज। हेमिंगवे की रचना है द सन ऑल्सो राइजेज, चैनल पर वीडियो है, ठीक है, हमारे चैनल पर। एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसके ऊपर भी वीडियो है यूट्यूब चैनल पर हमारे। दोनों सर्च करके दोनों पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको पढ़ें, नॉवल को नोट्स बनाएं देखकर। हेमिंगवे की रचनाएं जैसे कि ये दोनों, डेपिक्ट कैरेक्टर्स डिसइल्यूजन्ड बाय द वॉर। इसमें किरदार ऐसे दिखाए गए जिनके भ्रम टूट गए वॉर से, ये ना, स्ट्रगलिंग विद मीनिंग एंड पर्पस इन अ पोस्ट वॉर वर्ल्ड। और वो मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का। वॉर खत्म हो गया, अब क्या भाई, बहुत कंफ्यूजन का दौर था। उसी को लॉस्ट जनरेशन भी बोलते हैं उन्हीं लोगों को, या ग्रेट डिप्रेशन का दौर बोलते हैं उसे, इसी वजह से। हुआ क्या भाई, वॉर, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ ना, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद ये तय हो गया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ा जाएगा। ये एकदम 100% तय था, क्योंकि जर्मनी की जिस तरह से, आपने, आई होप कि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, जर्मनी की जिस तरह से बेइज्जती की गई थी और जिस तरह से वो समझौते हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद के मित्र देशों के, ये बिल्कुल तय था कि ये तो चुप नहीं बैठने वाले। बहुत मारकाट मची। चर्च ने समझाया हुआ है कि जो राजा तुम्हारे सर पर मयस्सर किया गया है, ये ईश्वर ने भेजा है, ठीक है, और क्योंकि ये ईश्वर ने भेजा है तो आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अब ये मारे काटे पीटे कुछ भी करे, झेलते रहो। राजाओं ने समझा रखा है कि आप सेफ हैं हमारे अंडर में, जब तक हम राजा हैं आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। नेताओं ने समझाया हुआ, प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने, कि हम ही तुम्हारे मसीहा हैं, ठीक। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है,
परिवार की के मूल्य जो हैं ये सब धरे के धरे रह गए। वॉर के बाद समझ नहीं आ रहा जीवन का उद्देश्य क्या है। खतरनाक लेवल पर डिसइल्यूजनमेंट हुआ, इतना खतरनाक डिप्रेशन जिसे लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। इसी वजह से उसे पता ही नहीं था कि होगा क्या आगे। उसे ये तो पता था कि वॉर होगा, कि दुनिया खत्म हो जाएगी शायद, ठीक है, अब लोग बचेंगे नहीं, विश्वास नहीं किसी पर। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए, ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस करने वाली बात बता रहे हैं आपको, जो किसी ऐसे इलाके से आता हो जहाँ पर अनरेस्ट हो, ठीक है। जैसे अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, किसी कश्मीरी से बात करिए, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जहाँ पर अनरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पर कुछ लोगों से बात करिए। अब आप और हम तो प्रिविलेज्ड हैं भाई, देखो हम तो बहुत अच्छी जगहों पर रह रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, अच्छे मोहल्लों में रह रहे हैं, ठीक है, कोई अनरेस्ट नहीं है, कभी कभार इक्का दुक्का बहुत छोटी मोटी चीज़ें होंगी, पुलिस संभाल लेती है। लेकिन जो अनरेस्ट की जगहें हैं हमारे खुद के देश में या दुनिया में, आप कभी उन लोगों से बात करेंगे ना, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों से बात करने में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तो उन लोगों में आप एक चीज़ देखेंगे जो अनरेस्ट इलाकों से आ रहे हैं, कि उनके पास ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं है, न ईश्वर पर, न सरकारों पर, न इंस्टीट्यूशंस पर, ठीक है। और जब आप उनकी कहानियां सुनते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ ठीक है, इनको होना भी नहीं चाहिए। तो ये वही वाले जनरेशन है। यूरोप में जो पूरा स्ट्रगल चला, तो वो ट्रस्ट इश्यूज पैदा हुए, तो उन्होंने मीनिंग, ठीक है, और पर्पस ढूंढने की कोशिश करी जीवन की, और वो लिटरेचर में आया। नेक्स्ट, इसका पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। आई होप कि आपने इस आदमी का नाम सुना है भाई, और इसकी इस किताब का नाम सुना है, द ग्रेट गैट्सबी, 1925। पहली चीज़ जो आपसे हम ये आज बोल रहे हैं, द ग्रेट गैट्सबी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आप को आदत नहीं पढ़ने की, बैठकर नहीं पढ़ा जाता आपसे, तो द ग्रेट गैट्सबी के ऊपर एक मूवी है इसी नाम से, इसी किताब पर, अमेज़न प्राइम पर है वो मूवी। आज ही देखिए उस मूवी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस दौर में पैदा हुए हैं और आप ग्रेट गैट्सबी को पढ़े बिना मर गए, तो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है, ठीक है। फिट्जजेराल्ड कैप्चर्ड द मोरल एंड सोशल डिके। फिट्जजेराल्ड ने कैप्चर किया है वो नैतिक और सामाजिक पतन, वो जो सड़न हो रही थी बीनीथ द ग्लैमर, ऊपर चकाचौंध रोरिंग 20s की, ठीक है। अभी रोरिंग 20s जानते हैं, ठीक है, 1920 का दशक, जिसमें हर देश ये कह रहा है कि भैया हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। ग्रेट गैट्सबी में स्कॉट कहते हैं नहीं, कोई चमक धमक नहीं है तुम्हारे पास, देखो सड़ रहे हो तुम मोरली और सोशली। रिफ्लेक्टिंग द एम्प्टीनेस ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, और इसमें वो जो खालीपन था अमेरिकन ड्रीम का, उसको रिफ्लेक्ट किया गया। अभी अमेरिकन ड्रीम बहुत बार शायद हम आपको इसी यूजीसी नेट की क्लास में बता चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा तो अमेरिकन ड्रीम था, है ना। 1923 में हो रहे थे 10 साल, 1923 से पहले, हम एग्जैक्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और आप हमारी बातों से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं कि वही ठीक है, आप अपने स्तर से पढ़िए, गूगल करिए, ठीक है। तो टीचर का अपना एक, हर टीचर का अपना एक नज़रिया है, वो अपने एक नज़रिए के हिसाब से पढ़ाता है, ठीक। और एकेडमिक्स में आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने टीचर से भी एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी से पढ़ें तो उसके साथ एग्री और डिसएग्री करने का अधिकार आप लोगों के पास है। तो 1923 से पहले दुनिया का जो स्वरूप था वो अलग था। डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जैसे आज हमने देखी है यूरोप में और बाकी कंट्रीज़ में, ठीक। हमारे देश में नहीं थी डेमोक्रेसी, हमें 1947 में मिलेगी जाके। तो डेमोक्रेसीज नहीं थी, राजा हुआ करते थे,
और अलग अलग समुदाय अलग अलग हिसाब से अपनी सरकारें चलाते थे, ठीक है, जैसा सूटेबल था, सदियों से चले आ रहा था, ठीक है। मुस्लिम्स अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, मंगोल अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं, भारत में भी ट्राइब्स अपने अकॉर्डिंग जी रहे थे, है ना, आदिवासी समूह, सबके अपने अपने वो थे। फिर एक अमेरिकन ड्रीम आया दुनिया के सामने कि लेट्स डू दिस, कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां आप अपने लीडर को चुन सकेंगे वोट देकर, और कोई भी अमीर हो सकेगा, कोई भी कोई कारोबार कर सकेगा, ठीक है। तो अब ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, इस पर हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे आपका। तो वो अमेरिकन ड्रीम दिखाएगा दुनिया को कि देखो तुम अपना नेता चुन सकते हो, देखो तुम कोई भी कारोबार कर सकते हो। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने कहा कि ये बकवास सपना है, ठीक है, और ये सुनने में और देखने में चमकीला लग रहा है, बट ये है नहीं, ये सड़ा हुआ सपना है। बाकी इसको अगर ढंग से समझना है तो प्लीज़ मैं ये आपसे बोलूँगा कि आप इसे खुद से स्टडी करिएगा कभी। चलिए, थर्ड, एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म। जी, मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा था, बट ज़ारा दैट वाज अ टिपिकल स्टीरियोटाइप आपका, ठीक है, अ टिपिकल प्रेजुडाइज, ठीक है। लिटरेचर का स्टूडेंट स्टीरियोटिपिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 और 2 फ्रेंड्स से आप स्टीरियोटाइप नहीं करेंगे किसी समुदाय को, ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं, कभी ज़िंदगी में भी नहीं, ठीक। बनिए कंजूस नहीं होते, ठीक है, और कश्मीरी लॉयल नहीं होते, ठीक, और क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्लासिस्ट होते हैं, मुसलमान बेईमान होते हैं, ठीक है, और बंगाली औरतें काला जादू करती हैं, ठीक। ये जो स्टीरियोटाइप है ना हमारे इंडिया में, इनसे ऊपर उठिए, ठीक है। और ये खुद ख़त्म हो जाते हैं स्टीरियोटाइप जब आप घूमते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान होते हैं। फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ओके, लोग बहुत अच्छे हैं भाई हमारे आसपास, ठीक है। तो रीड एज मच एज पॉसिबल, एक्सप्लोर इंडिया एज मच एज पॉसिबल, जाइए, घूमिए, देखिए आप कितने खूबसूरत देश में पैदा हुए हैं, कमाल। और जैसे एक बुक है, मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा, मतलब अब जो बहुत जवान राइटर है वो अभी ज़िंदा है, तो उसकी किताब, मतलब मैंने किताब भी नहीं पढ़ी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, एक पेज भेजा था मुझे मेरे फ्रेंड ने उस किताब का, तो उसमें एक बात लिखी थी कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड यू जस्ट नीड वन लाइफ, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इंडिया, ठीक है, यू विल नीड मैनी लाइव्स, ठीक है। तो वो बिल्कुल हकीकत है। तो जाइए, पढ़िए, मिलिए लोगों से और घूमिए, ठीक है। तो ये सारे स्टीरियोटाइप ख़त्म हो जाएंगे जितने भी आपके मन मस्तिष्क में हैं, किताब पढ़ने से भी हो जाएंगे। अगर घूमना पॉसिबल नहीं तो किताब पढ़ने से भी हो जाएंगे। किताबें पढ़िए, इकट्ठी करिए। थर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म। फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया भाई मॉडर्निस्ट राइटर्स ने। कैसे, सुनिएगा। सबसे पहला नाम है जेम्स जॉयस का। जॉयस का यूलिसिस है, 1922 नॉवल है ये, इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। ये बहुत खतरनाक रचना है भाई। अगर आप लिटरेरी स्कॉलर्स के नज़रिए से देखेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे इसका, ऑफन साइटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ द 20th सेंचुरी। कई बार तो इसे माना जाता है कि 20वीं शताब्दी में इससे बेहतर नॉवल नहीं लिखा गया। इट एम्प्लॉयड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल के साथ लिखा गया है, ठीक है। इंटीरियर मोनोलॉग है इसमें, जैसे हमने आपको बताया था कि जो आंतरिक मन में चल रहा होता है किरदारों को, डायरेक्टली आपको बताया जाता है इंटीरियर मोनोलॉग के जरिए। मिक्स ऑफ वेरियस नरेटिव स्टाइल्स एंड टेक्निक्स, अलग अलग शैलियों का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, इंक्लूडिंग पैरोडीज एंड एल्यूजन्स टू क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें शामिल हैं अलग अलग क्लासिकल लिटरेचर का जिक्र और उनकी पैरोडीज। तो यूलिसिस के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप यूलिसिस पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले से लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ है बहुत सारा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे एल्यूजन्स हैं, ठीक है, होमर के और फॉर एग्जांपल वर्जिल के, ओविड के, ठीक है, और एरिस्टोटल, सोक्रेट्स,
बहुत सारे लोगों के एल्यूजन है, बाइबल के बहुत सारे एल्यूजन हैं। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपको यूलिसिस भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, ये वाकई में एक्सपेरिमेंट है लिटरेचर में, बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया जेम्स जॉयस ने। इसके बाद विलियम फॉकनर हैं, इनका कुछ एक्सपेरिमेंट सुनते हैं इन्होंने क्या किया। फॉकनर की एक रचना थी द साउंड इन द फ्यूरी, इसके ऊपर वीडियो नहीं है, लेकिन हमने ये पीजीटी में पढ़ाया हुआ है। आप में से कोई अगर पीजीटी वाले बैच में है था हमारे, तो आपने पढ़ा है हमसे, ठीक है, ये भी और अगला भी, एज आई ले डाइंग। तो फॉकनर की जो रचनाएं हैं जैसे कि द साउंड इन द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, एक्सपेरिमेंटेड विद टाइम शिफ्ट्स, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया टाइम शिफ्ट दिखाकर, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाए, अलग अलग पहलू नजरिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन का इस्तेमाल किया गया। ही डेल्व्ड इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड। विलियम फॉकनर इन किरदारों के जरिए, इन नॉवेल्स के किरदारों के जरिए इंसानी दिमाग की जटिलताओं तक उतरे। सोशल रेशियल टेंशंस को दिखाया गया अमेरिकन साउथ की। बहुत प्यारे नॉवेल्स हैं दोनों, बहुत प्यारे। ठीक, खासतौर से द साउंड इन द फ्यूरी बहुत अच्छा लगता है हमें, पढ़ाना भी और पढ़ना भी, बहुत प्यारी कहानी है। द साउंड इन द फ्यूरी थोड़ी बहुत उसकी याद दिलाता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की, मतलब बहुत अलग हैं दोनों, ठीक है, बट थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है हम लोगों को कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप मूवी है। फिर है वर्जीनिया वुल्फ, वुल्फ्स नॉवेल्स सच एज टू द लाइट हाउस, इसके ऊपर वीडियो है हमारे चैनल पे, आप पढ़ देख लीजिएगा। वुल्फ के नॉवेल्स जैसे कि टू द लाइट हाउस और द वेव्स ऑल्सो ब्रोक ट्रेडिशनल नैरेटिव कन्वेंशंस, इन्होंने भी वो पारंपरिक कहानी कहने की परंपराओं को तोड़ा। डेल्विंग इनटू द इनर लाइव्स ऑफ कैरेक्टर, किरदारों के आंतरिक जीवन में गोता मारा गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ही जरिए। एंड फोकसिंग मोर ऑन साइकोलॉजिकल, जोर दिया गया, फोकस रखा गया साइकोलॉजिकल एक्शन पर, ना कि फिजिकल एक्शन पर किरदारों के। ठीक है, तो ये सारे काम मॉडर्न टाइम में हो रहे हैं नॉवेल्स के साथ। फोर्थ है द राइज ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मॉडर्न लिटरेचर का, मॉडर्न फिक्शन का, कि हमने साइकोलॉजिकल नॉवल का उदय देखा। कैसे देखा सुनिए। डी.एस. लॉरेंस आए हमारे पास। लॉरेंस के नॉवेल्स जैसे कि सन्स एंड लवर्स 1913 और वुमेन इन लव 1920 एक्सप्लोर्ड ह्यूमन इमोशंस। इन दोनों नॉवेल्स में इंसानी इमोशंस, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इंसानों के बीच की, और जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमारे दिमाग में, इसको एक्सप्लोर किया। ऑफन क्वेश्चनिंग द रिप्रेसिव नेचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और सवाल उठाए गए वो जो रिप्रेसिव नेचर है, दमनकारी नेचर है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, उसके बारे में बात हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, PYQ है यहाँ से एक। फ्रूडियन इन्फ्लुएंस, सिगमंड फ्रूड नाम जानते हैं आप, बहुत जानते ही होंगे। MA सिगमंड फ्रूड पढ़े बिना हो नहीं सकता, MA सेकेंड ईयर में होता है हमेशा, और B.Ed में होता है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रूड बहुत बड़े साइको एनालिस्ट दुनिया के, और लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान इस आदमी का। ठीक है, द राइज ऑफ फ्रूडियन साइको एनालिसिस, अब फ्रूड आए इस दौर में, उन्होंने अलग अलग साइको एनालिसिस किए, ठीक है, इंसानों की मनोदशाओं पर। उस एनालिसिस ने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया फिक्शन को ड्यूरिंग दिस टाइम, इस पीरियड में, लीडिंग टू डीपर एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन डिजायर्स। अब राइटर्स डीपर डिजायर्स जो हैं इंसानों की, उसको एक्सप्लोर करने लगे, डर को एक्सप्लोर करने लगे, ठीक है, और सबकॉन्शियस को, ठीक है, कि अंतरात्मा में क्या चल रहा है किरदारों की। ये सब फ्रूडियन इन्फ्लुएंस कहलाया। ठीक है, फिर भैया सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक। जी हाँ, मॉडर्निस्ट फिक्शन में सोशल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी हुआ। इसमें एक नाम आता है जॉन स्टीनबेक का। स्टीनबेक्स नॉवेल्स, पर्टिकुलरली द ग्रैप्स ऑफ रेथ, इसकी वीडियो है हमारे चैनल पर, जरूर 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 देखिए। ठीक है, स्टीनबेक का एक नॉवल है द ग्रेप्स ऑफ रेथ, प्रोवाइडेड अ शार्प क्रिटिक ऑफ द इकोनॉमिक हार्डशिप्स। इसमें बहुत ही शार्प क्रिटिसिज्म किया गया है उन आर्थिक परेशानियों का ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, इस ग्रेट डिप्रेशन के दौर में, और जो स्ट्रगल्स थे वर्किंग क्लास के। हिज वर्क रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट सोशल इंजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। इनकी रचनाओं में चिंताएं जाहिर की गई, वो जो इनइक्वालिटी बढ़ रही थी और इनजस्टिस बढ़ रहा था समाज में। यहीं पर आए एल्डोस हक्सली,
मैं बहुत चाहता था कि एल्डोस हक्सली को डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन मैं नोट्स में शामिल नहीं कर पाया इनको। इनकी एक रचना है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हक्सली क्रिटिक द डेंजर्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इस नॉवल में हक्सली क्रिटिसाइज करते और खतरे बताते हैं कि एक छत्र शासन के क्या खतरे हैं। डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट बताते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उसके डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट होंगे इंसानों के ऊपर। क्रिएटिंग अ डिस्टोपियन विजन ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड, वो फ्यूचर की दुनिया का एक बहुत ही डिस्टोपियन विजन देखते हैं कि भविष्य अच्छा नहीं है इंसानों का। इसके अलावा फीचर में वॉर और उसके आफ्टरमैथ भी हैं, ऑब्वियसली होने भी चाहिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज अ डिफाइनिंग इवेंट फॉर मैनी राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के बहुत सारे राइटर्स के लिए जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो डिफाइनिंग इवेंट था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने ये डिफाइन कर दिया था कि अब हम ये लिखेंगे। एरिक मारिया रिमार्कर्स, इनकी एक रचना है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, डिपिक्टेड द हॉरर्स एंड फिटिलिटी ऑफ ट्रेंच वारफेयर। उन्होंने वो हॉरर्स लिखे, वो फिटिलिटी निष्फलता लिखी इस युद्ध की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग जर्मन सोल्जर, एक यंग जर्मन सोल्जर के नज़रिए से, ठीक है। एक जवान जर्मन सोल्जर है, नाजी है, ऑब्वियसली लड़ रहा है, मार रहा है लोगों को, ठीक है। तो उसका क्या नज़रिया है जब वो लोगों को मार रहा है, वो इसमें दिखाया गया। द वॉर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड फॉर्ड मेडॉक्स फॉर्ड। इस वॉर ने फॉर्ड मेडॉक्स फॉर्ड नाम के एक शख्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्होंने एक रचना लिखी परेड्स एंड, अ टेट्रोलॉजी। ये एक टेट्रोलॉजी है, यानी कि 4 नॉवेल्स का समूह है ये, दैट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन ब्रिटिश सोसाइटी। इसमें एग्जामिन किया गया कि ब्रिटिश सोसाइटी पर इस वॉर का क्या असर हुआ, एंड द पर्सनल लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स की लाइफ पे क्या असर हो रखा है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नंबर 7, मॉडर्निस्ट फिक्शन का एक और फीचर ये है द हार्लेम रेनेसांस। ध्यान से सुनिएगा। 1920 में अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स थे, यानी कि ब्लैक्स, अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट, वो म्यूजिशियंस, स्पेयर हेडेड अ कल्चरल मूवमेंट। वो एक नए सांस्कृतिक आंदोलन पर निकले जिसे हम कहते हैं हार्लेम रेनेसांस। अब सुनिए इसको। रेनेसांस किसे कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं, सब समझदार हैं आप यहाँ। पुनर्जागरण काल। रेनेसांस लिटरेचर का वो दौर जब लोगों के अंदर तार्किकता आई, रीजन करना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने परंपराओं को छोड़ना शुरू करा, वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। उन्होंने सवाल उठाने शुरू करे। अब रेनेसांस तो 300 साल पहले शुरू हो गया है ना, ब्लैक्स के पास अब शुरू हुआ, उसको हार्लेम रेनेसांस कहा गया। ब्लैक किरदारों के लिए अब शुरू हुआ। अब ब्लैक्स इससे पहले लड़ रहे थे बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों के लिए। उन्हें वो लड़ रहे थे कि भाई हमें कॉफ़ी पीने दो कैफ़े में जाके, हमें अपने मोहल्लों में घर खरीदने दो, ठीक है। कहाँ एक ब्लैक्स को घर नहीं खरीदने देते वाइट अपने मोहल्लों में, ठीक है। हंगामा शुरू, ठीक, कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे दो भाई, हमें पढ़ने दो। अभी तक तो ये लड़ाइयाँ चल रही थी। अब जब ये लड़ाइयाँ थोड़ी थोड़ी जीत ली गई तो अब लिटरेचर लिखने की बात आई, अब कला करने की बारी आई, ठीक है। अब आर्टिस्ट ने, राइटर्स ने, म्यूजिशियंस ने, ठीक है, एक कल्चरल मूवमेंट शुरू किया। ब्लैक सिंगर्स, ब्लैक म्यूजिशियंस, ब्लैक आर्टिस्ट, ब्लैक राइटर्स, ठीक है। इसको हार्लेम रेनेसांस कहा गया मूवमेंट को। फिक्शन फ्रॉम दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट से जो फिक्शन निकल कर आया, एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रेशियल आइडेंटिटी। इसमें कई मूवमेंट को एक्सप्लोर किया गया। उन्होंने रेशियल आइडेंटिटी पर लिखा कि भाई देखो हमारी एक नस्लीय पहचान है, अपनी हेरिटेज, अपनी विरासत पर लिखा, अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस पर लिखा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि देखो सदियों से ब्राह्मण्स इंडिया में लिटरेचर लिख रहे हैं कालिदास से, ठीक है, तुलसीदास, कालिदास।
दलित राइटर्स के पास कलम कब आई? उनका रेनेसांस तो अब शुरू हुआ ना, पिछले 100 सालों के भीतर, 100-150 सालों के भीतर। तो वो उनका रेनेसांस है, उसको आप दलित रेनेसांस कह सकते हैं, जैसे ये हार्लेम रेनेसांस बोल रहे हैं हम, है ना। और दलित लिटरेचर यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा मान लीजिए आप इसे। फिर है जोरा नाइल हर्स्टन। भैया एक नॉवल है देयर आईज वर वॉचिंग गॉड 1937 जोरा का। हर्स्टन डिपिक्टेड द लाइफ एंड स्ट्रगल्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। इस नॉवल में हर्स्टन ने चित्रण किया है अफ्रीकन अमेरिकन महिलाओं के जीवन और उनके संघर्ष को। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, इसमें प्यार, इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात हुई। लैंगस्टन ह्यूज, ठीक है, एक नाम ये याद रखिएगा, और क्लॉड मैके वर ऑल्सो प्रोमिनेंट फिगर्स इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में ये दोनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूजिंग दियर फिक्शन एंड पोएट्री, इन्होंने अपने फिक्शन एंड पोएट्री का इस्तेमाल किया टू चैलेंज रेशियल स्टीरियोटाइप्स, रेशियल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने के लिए, है ना, कि देखो हम ब्लैक से लेकिन स्टीरियोटाइप मत करो। एड्रेस किया सोशल इनइक्वालिटी को। तो लिटरेचर सबसे बेहतरीन माध्यम है स्टीरियोटाइप को बदलने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका समुदाय स्टीरियोटाइप का शिकार हो रहा है, पेन उठाइए, लिखिए, बस, और कुछ नहीं कर सकते आप। तो जब ब्लैक्स के हाथ में पेन आया तो उन्होंने वो स्टीरियोटाइप्स क्या करे, ख़त्म किए, ठीक है। तो जब कश्मीरियों के हाथ में पेन आएगा तो फिर वो स्टीरियोटाइप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, उनके। मेजर ऑथर्स ऑफ द पीरियड, अब इस पीरियड के कुछ मेजर ऑथर्स हैं, जैसे कि जेम्स जॉयस हैं, इन्होंने यूलिसिस लिखा, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन लिखा, वर्जीनिया वुल्फ लिखा, मिसेस डॉलोवे टू द लाइट हाउस, दो इनकी रचनाएं हैं। विलियम फॉकनर आए, द साउंड एंड द फ्यूरी और एज आई ले डाइंग, D.H. लॉरेंस, सन्स एंड लवर्स और वुमेन इन लव, जॉन स्टीनबेक द ग्रेप्स ऑफ रेथ के लिए फेमस हैं, एल्डोस हक्सली ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए फेमस हैं, ज़ारा नाइल हर्स्टन देयर आइज वर वॉचिंग गॉड के लिए फेमस हैं, और फॉर्ड मेडॉक्सफोर्ड परेड्स एंड के लिए फेमस हैं। ये कुछ नाम हैं जो मॉडर्न फिक्शन के सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े। अब इन्हीं में से कुछ नामों को हम डिटेल में पढ़ेंगे मंडे से, ठीक है। ठीक है, जैसे कि जेम्स जॉयस, तो जेम्स जॉयस को हम कल पढ़ेंगे, मतलब कल यानी कि मंडे को पढ़ेंगे। भैया बाय ज़ारा, 1 तारीख से यूपी पीजीटी का बैच है भैया 12 बजे, तो लास्ट कॉलिंग है 1-2 दिन बस, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे इसमें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बहुत जल्दी।